आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार, लाइव इंडिया में आपका स्वागत है। मैं अनिल सम्राट। सबसे पहले खबर बिहार के पटना से ले रहे हैं, जहां पर पटना जिले के पुनपुन प्रखंड के समकुंडा गांव से है। यहां मिट्टी और खपरेल से बने एक मकान में 40 से अधिक जहरीले सांप निकलने के बाद पूरे इलाके में दहशत फैल गई। ये तस्वीरें आप देखिए। राहत की बात यह है कि इतने सांप निकलने के बावजूद घर के किसी सदस्य को कोई नुकसान हालांकि नहीं पहुंचा। जानकारी के अनुसार यह मकान शंभू प्रसाद का है। घर में उनकी पत्नी, 2 बेटे बंटी कुमार और धनंजय और 6 वर्षीय भांजा तरुण रहते हैं। बंटी कुमार पटना के एक निजी कंपनी में काम करते हैं और हर शाम घर लौटते हैं। 3 दिन पहले रात में बंटी अपने कमरे में सो रहे थे, तभी उनकी नजर अचानक एक सांप पर पड़ी। किसी तरह उसे हटाया गया, लेकिन थोड़ी ही देर में कमरे और घर के दूसरे हिस्से में 3 से 4 और सांप दिखाई देने लगे। इसके बाद पूरी रात परिवार दहशत में जाग कर गुजारा। अगले दिन ग्रामीणों की मदद से कुछ सांपों को मार दिया गया, लेकिन डर था कि घर में अभी और सांप छिपे हो सकते हैं। इसके बाद एक सपेरे को बुलाया गया। सपेरे ने जब घर की गहन तलाशी ली तो एक एक कर 3 दर्जन से ज्यादा जहरीले सांप बाहर निकले। सभी सांपों को बड़े प्लास्टिक के जार और ढक्कन वाली प्लास्टिक में बंद कर सपेरा उन्हें अपने साथ ले गया। मेरा नाम बंटी कुमार हुआ। मेरे पिता शंभू राम हुआ। ठीक है। मेरे 3 दिन पहले मेरे घर में सांप निकला था। मेरे मट्टी का घर है। 3 दिन पहले गोमन का बच्चा निकला था। ठीक है। तो 3 दिन पहले मार दिए थे मैंने, तो फिर सोचे कि अब नहीं है, लेकिन फिर देखे कि उसके 2 घंटे बाद फिर 2 निकला, उसको भी मार दिए। फिर धीरे धीरे करते करते हम 20 मारे। 20 मारने के बाद हमको लगा कि और बहुत सारा होगा, तो हमने एक सपेरे को बुलाया और निकालने का कोशिश किया। आज मॉर्निंग में हम देखे कि जो गोमन था वो मेरे घर में दिखा, तो मैंने सपेरे को बुलाकर उसको निकलवाने का कोशिश किया। तो मेरे यहाँ फिर से एक गोमन निकला बड़ा सारा, और उसके 20 बच्चे निकले हैं। लगभग छोटा बच्चा मिलाकर 40 से 45 के बीच में है। एक बड़ा सा गोमन है और वहाँ पे देखिए भीड़ लगा हुआ है। और ये मेरा घर है। देखिए अभी खड़ा है जिस घर में सांप निकला है, उस घर का ये चित्र है। और इनके घर में प्योर गोमन निकला है। हम बताइए, आपके घर में कितने लोग रहते हैं? मेरे घर में 5 लोग हैं, जिसमें मैं सबसे बड़ा हूँ। पापा अभी यहाँ पे नहीं रहते हैं। एक छोटा सा भाई है, बाकी भतीजा है, एक भाभी है और एक मेरी माँ है। मेरा नाम बंटी कुमार हुआ। मेरे पिता शंभू राम हुआ। ठीक है। मेरे 3 दिन पहले मेरे घर में सांप निकला था। मेरे मट्टी का घर है। 3 दिन पहले गोमन का बच्चा निकला था। ठीक है। पूर्वी चंपारण की बात करेंगे तो पूर्वी चंपारण जिले में पुलिस ने कथित जाली नोट और ठगी करने वाले गिरोह के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। कल्याणपुर थाना क्षेत्र के भोपतपुर गांव में देर रात चली छापेमारी के दौरान पुलिस ने 4 लोगों को हिरासत में लिया है। कार्रवाई में करीब 1 करोड़ रुपए के कथित फर्जी नोट, 13 लाख रुपए नकद, 38 सोने के जैसे दिखने वाले बिस्किट, हथियार, गोलियां और एक वाहन बरामद होने की जानकारी सामने आई। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की गहराई से जांच कर रही है। जानकारी के अनुसार पुलिस ने सुलेमान अंसारी और इम्तियाज के ठिकानों पर एक साथ छापेमारी की। इस दौरान बड़ी मात्रा में कथित नकली नोट और अन्य सामान बरामद किए गए। हिरासत में लिए गए लोगों से लगातार पूछताछ की जा रही है ताकि गिरोह के अन्य सदस्यों और पूरे नेटवर्क का पता लगाया जा सके। प्रारंभिक पूछताछ में पुलिस को पता चला है कि यह गिरोह लोगों को कम समय में ज्यादा पैसा देने का लालच देकर अपने जाल में फंसाता था। आरोप है कि पहले 5,000 रुपए के बदले 15,000 रुपए देकर लोगों को भरोसा जीता। इसके बाद बड़ी रकम के लेन देन के समय ऊपर असली नोट और नीचे चिल्ड्रंस बैंक लिखे नकली नोट रखकर लोगों से ठगी की जाती थी। पुलिस जांच में यह भी सामने आया है कि कुछ मामलों में गिरोह के सदस्य पुलिस की वर्दी पहनकर लोगों से रुपए छीन लेते थे। इससे लोगों को शक भी नहीं होता था और वे आसानी से ठगी का शिकार बन जाते थे। पुलिस इस दावे की भी जांच कर रही है और इस पूरे अभियान का नेतृत्व सदर 1 और सदर 2 के SDPO ने किया है। महोदय पूर्वी चंपारण मोतिहारी द्वारा दिए गए निर्देश के आलोक में संगठित रूप से अपराध करने वाले अपराध कर्मियों के विरुद्ध निरंतर रेड छापामारी की जा रही है। इसी क्रम में गुप्त सूचना मिली कि कुछ नोट डबलिंग गिरोह भोपतपुर थाना, मुफस्सिल थाना तथा सदर थाना के विभिन्न क्षेत्रों में कार्यरत है।
तो इस सूचना के आधार पर एक पुलिस अधीक्षक महोदय पूर्वी चंपारण मोतिहारी द्वारा दिए गए निर्देश के आलोक में एक टीम का गठन किया गया। गठित टीम द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए मोहम्मद सुलेमान अंसारी पेशर स्वर्गीय रसूल अंसारी साकी ब्रुता तोरा जसौली थाना भोपतपुर, इम्तियाज आलम पेशर मोहम्मद अयूब साकी गोड़ावा थाना मुफस्सिल, मनोज कुमार राम पेशर दूल्हा राम साकी शंभू चौक थाना कल्याणपुर और बनारसी शाह पेशर स्वर्गीय भगेलू शाह साकी गहरा थाना कोटवा को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार कर इनके निशानदेही पर 2 जगहों पर रेड किया गया, जिसमें भारतीय रुपया असली 13,20,000 रुपया असली नोट बरामद हुआ। भारतीय नकली नोट 1 करोड़ 1 लाख रुपया एक जगह से और फिर भारतीय चिल्ड्रन बैंक नोट एक जगह से 25 लाख, कुल 1 करोड़ 26 लाख रुपया नकली नोट बरामद हुआ। एक देसी काटा 8 mm गोली के 3 गोली, 122 जिंदा कारतूस 5, पीला धातु जैसा बिस्किट 38 पीस, पुलिस बूट 3 जोड़ा, पुलिस टोपी 2, कैमरा लाइट पैंट 2, पुलिस कैमोफ्लेज 1, मोटरसाइकिल 2, 4 व्हीलर 1 डस्टर, 4 चक्का 1 डस्टर और मोबाइल 4 को बरामद किया गया है और इस संबंध में पूछताछ की जा रही है। अब तक पूछताछ पर बात प्रकाश में आई है कि ये लोग 1 के बदले 3 नोट डबलिंग करते हैं। पहले भोले भाले लोगों को बहला कर बुलाते हैं और 1 रुपया के बदले 3 रुपया नकली नोट देते हैं। ये लोग बोलते हैं कि ये नकली नोट है, मार्केट में चल जाएगा, लेकिन ये होता है असली नोट। और फिर ये क्या करता है कि वो मार्केट में जब चल जाता है तो फिर उसका लालच बढ़ता है और वो 1 लाख 2 लाख रुपया देता है। जब राशि ज़्यादा होती है तो ये लोग 2-3 काम करते हैं। पहला काम करते हैं कि या तो ऊपर ओरिजिनल नोट और नीचे जाली नोट देकर और पुलिस के भेष में किसी को खड़ा करके बोल देते हैं कि भागो जल्दी पुलिस आने वाली है। दूसरा, यदि राशि ज़्यादा हो, 10 लाख रुपया हो या 5 लाख रुपया हो, तो ये लोग स्वतः जाकर उन लोगों को छीन लेते हैं। और तीसरा होता है कि इसी टाइप के या कहीं ज़्यादा 30 लाख 40 लाख होता है तो ये लोग एक गैंग बनाकर पुलिस के भेष में जाकर उसको लूट लेते हैं। इसके पहले भी कुछ का आपराधिक इतिहास भी है? हाँ, इन लोग का पहले आपराधिक इतिहास रहा है। पुलिस की वर्दी जो इस्तेमाल करते थे, किस कामों के लिए इस्तेमाल करते थे लोग? वहीं डरवाने के लिए, डराने धमकाने के लिए और पैसा लूटने। दूसरे राज्य में और कौन कौन राज्य में ये लोग का कार्यक्षेत्र है? उत्तर प्रदेश नेपाल में बढ़ा हुआ, तो अभी तो जांच चल रही है, अनुसंधान किया जा रहा है। ये पैसा कहाँ से मंगाता है, कुछ बताया सर? अभी तक पता चला है कि दिल्ली से, कुछ नेपाल से मंगाता है सर। रामगढ़ जिला पुलिस को अवैध हथियारों के निर्माण और तस्करी के खिलाफ एक बहुत बड़ी सफलता हाथ लगी है। रामगढ़ और हजारीबाग जिला पुलिस की संयुक्त टीम ने एक गुप्त सूचना के आधार पर भुरकुंडा ओपी क्षेत्र के AK खोलेरी दत्तो स्थित एक मकान में सुनियोजित तरीके से छापेमारी कर अवैध मिनी हथियार निर्माण फैक्ट्री का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने मौके से फैक्ट्री का संचालन करने वाले एक दंपति को रंगे हाथों गिरफ्तार किया। इस कार्रवाई के दौरान पुलिस ने भारी मात्रा में अर्धनिर्मित हथियार बनाने में प्रयुक्त होने वाली भारी मशीनें, कल पुर्जे और अन्य उपकरण जब्त किए हैं। पुलिस अधीक्षक कार्यालय द्वारा जारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार गिरफ्तार आरोपियों की पहचान दिनेश विश्वकर्मा और उनकी पत्नी नूतन देवी के रूप में की गई है। ये दोनों वर्तमान में भुरकुंडा के AK खोलेरी दत्तो में रह रहे थे, जबकि इनका स्थायी पता जो है वारसलीगंज, जिला नवादा, बिहार है। पुलिस की प्रारंभिक पूछताछ और अनुसंधान में यह बात सामने आई है कि यह दंपति पिछले कुछ समय से गुपचुप तरीके से इस मिनी फैक्ट्री को चला रहा था और यहां निर्मित अवैध हथियारों को स्थानीय और बाहरी अपराधियों तक पहुंचाने और सप्लाई करने का काम कर रहा था। इस पूरे मामले को लेकर पतरातू भुरकुंडा ओपी थाने में प्राथमिकी दर्ज कर आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है। गिरफ्तार पति पत्नी को न्यायिक हिरासत में लेकर जेल भेज दिया गया है। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि इस अवैध कारोबार के बैकवर्ड और फॉरवर्ड लिंकेज, हथियार खरीदने वाले और कच्चा माल देने वाले नेटवर्क का पता लगाने और इसमें संलिप्त अन्य अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी SDPO पतरातू के नेतृत्व में एक विशेष टीम SIT का गठन किया गया है, जो मामले की गहनता से जांच कर रही है। हथियार के निर्माण और तस्करी के संदर्भ में
प्राप्त गुप्त सूचना के आधार पर हजारीबाग पुलिस और रामगढ़ पुलिस की संयुक्त टीम के द्वारा छापामारी किया गया था। छापामारी के क्रम में दत्तो निवासी दिनेश विश्वकर्मा के घर पे एक अवैध हथियार निर्माण करने की इकाई का पर्दाफाश हुआ। घर की विधिवत तलाशी के क्रम में घर से अवैध हथियार निर्माण करने की कई सामग्रियां, 3 अर्धनिर्मित पिस्टल, 9 मैगजीन, इसके अलावा हथियार निर्माण में प्रयुक्त होने वाली कई कलपुर्जे, साथ ही हथियार बनाने के संदर्भ में विभिन्न प्रकार के कलपुर्जों को बरामद किया गया है, जिसकी विस्तृत विवरणी प्रेस नोट के साथ दी गई है। अग्रतर अनुसंधान और पूछताछ के क्रम में ये बात प्रकाश में आई है कि अभियुक्त दिनेश विश्वकर्मा और उसकी पत्नी के द्वारा विगत कुछ दिनों से अवैध हथियार का घर में ही निर्माण किया जा रहा था और उसकी सप्लाई क्षेत्र के अपराध कर्मियों को की जा रही थी। इस संदर्भ में पतरातू थाना गुना ओपी कांड संख्या 165-26 दर्ज कर विधि सम्मत कार्रवाई की जा रही है तथा गिरफ्तार उक्त दोनों अपराध कर्मियों को न्यायिक हिरासत में भेजा जा रहा है। इस कांड में संलिप्त अन्य अपराध कर्मियों की गिरफ्तारी, हथियार निर्माण एवं हथियारों के बैकवर्ड और फॉरवर्ड लिंकेजेस की पड़ताल और अन्य बिंदुओं पर अनुसंधान हेतु अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी पतरातू के नेतृत्व में एक विशेष टीम का गठन किया गया है, जो इस टीम के द्वारा इस कांड में जो शेष पहलू हैं, शेष अपराध कर्मी है जिनकी पूछताछ के क्रम में जिनकी संलिप्तता की बात सामने आई है, उसकी गिरफ्तारी और इस पूरे प्रकरण के बैकवर्ड और फॉरवर्ड लिंकेजेस का पता लगाने हेतु अभी तक कार्रवाई की जा रही है। इससे क्या मालूम चला है कि अब तक कितने हथियार बनाकर किसी को सप्लाई किया? इस संदर्भ में भी जो भी बैकवर्ड और फॉरवर्ड लिंकेजेस हैं उनके द्वारा हथियार निर्माण की जो प्रयुक्त सामग्रियां हैं कहाँ से लाई जा रही थी और कहाँ इसको खपाया जा रहा था, पूछताछ के क्रम में इस बिंदु पे भी पुलिस को कई सुराग हाथ लगे हैं। इसी के साथ विस्तृत पूछताछ करने हेतु भी दोनों अपराध कर्मियों को रिमांड पे लिया जाएगा और जो भी तथ्य सामने आएंगे उनके अनुरूप अग्रतर कार्रवाई। हजारीबाग की बात करेंगे, जहां झारखंड सरकार द्वारा लागू किए गए क्लस्टर सिस्टम के तहत हजारीबाग के संत कोलंबस महाविद्यालय और केबी महिला महाविद्यालय में संस्कृत विभाग बंद किए जाने के विरोध में छात्रों, शिक्षकों और सामाजिक संगठनों ने विरोध पदयात्रा निकाली। प्रदर्शनकारियों ने सरकार से तत्काल निर्णय वापस लेकर दोनों महाविद्यालयों में संस्कृत विभाग को पुनः संचालित करने की मांग की है। पदयात्रा में शामिल छात्रों और शिक्षकों ने कहा कि केबी महिला महाविद्यालय में सबसे अधिक संस्कृत के विद्यार्थी अध्ययनरत हैं, जबकि इसके बाद संत कोलंबा महाविद्यालय में संस्कृत के छात्रों की संख्या सबसे अधिक है। ऐसे में इन दोनों महाविद्यालयों में से संस्कृत विभाग समाप्त किए जाने का निर्णय हजारों विद्यार्थियों के भविष्य के साथ अन्याय है। उन्होंने कहा कि इससे छात्रों को उच्च शिक्षा के लिए दूसरे स्थान पर जाना पड़ेगा, जिससे आर्थिक और शैक्षणिक दोनों तरह की कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। वहीं संस्कृत भारती के ओम प्रकाश गुप्ता ने सरकार के फैसले की कड़ी आलोचना करते हुए कहा है कि यदि क्लस्टर सिस्टम लागू करना ही है तो यह सभी विषयों पर समान रूप से लागू होना चाहिए। केवल संस्कृत विभाग को बंद करना भेदभावपूर्ण है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार का यह निर्णय संस्कृत भाषा और भारतीय संस्कृति के प्रति नकारात्मक सोच को दर्शाता है। उन्होंने कहा कि जब अन्य विषयों, विशेषकर उर्दू की पढ़ाई जारी है तो संस्कृत विभाग को बंद करना उचित नहीं है। ओम प्रकाश गुप्ता ने चेतावनी देते हुए कहा कि यदि सरकार जल्द ही अपने निर्णय पर पुनर्विचार कर संस्कृत विभाग को पुनः शुरू नहीं करती है तो आंदोलन और तेज किया जाएगा। और उन्होंने कहा कि रांची में भी धरना प्रदर्शन किया जाएगा। प्रदर्शनकारियों ने सरकार से मांग की है कि छात्रों के हितों को ध्यान में रखते हुए क्लस्टर सिस्टम के तहत लिए गए इस निर्णय को वापस लिया जाए और दोनों महाविद्यालयों में संस्कृत विभाग का संचालन पहले ही की तरह जारी रखा जाए। छात्रों पर बहुत ज्यादा असर पड़ेगा। हम लोग फिर कहाँ जाएंगे? हम लोग जो आशा उम्मीद लेके बैठे हुए हैं कि हम लोग को आगे जॉब मिलेगा, अगर संस्कृत विभाग ही बंद हो जाएगा तो फिर हम लोग आगे कहाँ जाएंगे? क्या करेंगे हम लोग आगे? अगर संस्कृत ही नहीं रहा तो हम लोग की संस्कृति कहाँ बचेगी? ना संस्कृत बचेगी ना संस्कृति बचेगी। इसलिए हम लोग का मांग एक ही है कि हम लोग को पुनः संस्कृत का जो है विभाग को चालू करे और हम लोग की मांग बस सबकी मांग एक है, संस्कृत विभाग चालू करे ताकि सबका संस्कृति दोनों बच सके अच्छे पूर्वक। मेरा नाम गुंजन मेहता, मैं संत कोलंबा महाविद्यालय से द्वितीय समसत्र की छात्रा हूँ। ये मामला ये है कि राज्य सरकार के द्वारा
संस्कृत की षड्यंत्र के द्वारा शिक्षा प्रणाली को ही बंद किया जा रहा है। इसके तहत इसके विरोध में हम लोग पद यात्रा निकाल रहे हैं। जब हमारी संस्कृति बचेगी नहीं तो हमारी संस्कृति बचेगी कैसे? तो ये जो सरकार है, ये सनातन विरोधी सरकार जो है, ये क्या कर रही है? संस्कृत को ही, जो भारत की आत्मा हमारी संस्कृति और संस्कृति की आत्मा संस्कृत है, उसको विनष्ट करने के लिए ये सरकार षड्यंत्र के द्वारा हमारे शिक्षण संस्थानों में संस्कृत बंद करवाना चाहती है। एक तगमा देना चाहती है कि क्लस्टर के आधार पर पढ़ाई होगा, जबकि क्लस्टर के आधार पर उर्दू की शिक्षा हो रही है, गणित की शिक्षा हो रही है, भौतिकी शिक्षा हो रही है, हिंदी की शिक्षा हो रही है, अन्य भाषाओं की शिक्षा, लेकिन अपनी आत्मा पर प्रतिघात करना है, इसके लिए संस्कृत को मिटाना चाहते हैं। हमारे जितने भी संस्कृत के विभाग है उसको नष्ट करना चाहते हैं, बंद करना चाहते हैं। तो उसके विरोध में हम छात्र मिल करके हम इस जो भारत की चेतना का आधार, हमारी संस्कृति और संस्कृति की चेतना का आधार संस्कृत है, जो सनातन धर्म का आयाम है, मूल आधार है, उसको हम सुरक्षित करना चाहते हैं। इसके लिए हम लोग पद यात्रा निकाले हैं। मेरा नाम ओम प्रकाश गुप्ता, संस्कृत भारती कार्यकर्ता। बहुत असर पड़ेगा इसका। ये हम लोग, जैसे मेरा नाम पुरुषोत्तम कुमार है, अभी हम पीएचडी कर रहे हैं, जेआरएफ क्वालिफाइड है। अगर विभाग बंद कर दिया जाएगा तो यहाँ पे सीट भी खाई जाएगी, तो भविष्य में जो छात्र पढ़ाई कर रहे हैं यहाँ पे सीट सरेंडर कर दिया जाएगा। विभाग भाई, तो हम लोग पीएचडी कर रहे हैं तो कहाँ जाएंगे फिर हम लोग? और दूसरी बात ये, अभी जो क्लस्टर सिस्टम नीति लाई गई है, ये नीति कहती है कि प्रत्येक कॉलेज में एक विषय वार पर बांटा जाएगा। जैसे अगर एक कॉलेज है तो वहाँ साइंस की पढ़ाई होगी, एक कॉलेज है तो वहाँ आर्ट्स की पढ़ाई होगी, एक कॉलेज वहाँ कॉमर्स की पढ़ाई होगी। ये क्लस्टर सिस्टम का नियम कहता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। बस क्लस्टर सिस्टम लाया गया केवल परिवर्तन के नाम पर। केबी महिला महाविद्यालय से केवल संस्कृत जो है बंद कर दिया गया विभाग, बशर्ते यहाँ पे जो छात्रों की संख्या है वो 80+ है, जो कि पर्याप्त है। और कोलंबस में भी, वहाँ भी जो 250 विद्यार्थी है, वहाँ से भी संस्कृत जो है हटा दिया गया। तो क्लस्टर सिस्टम, हम लोग चाह रहे हैं कि अगर क्लस्टर सिस्टम लागू हो तो क्लस्टर सिस्टम का जो नियम कहता है वो होना चाहिए, या फिर केवल संस्कृत के साथ भेदभाव नहीं होने देंगे। क्लस्टर सिस्टम केवल संस्कृत के लिए तो नहीं आया। बांकीपुर से राजद के उम्मीदवार रेखा गुप्ता ने नामांकन के बाद कहा कि इस बार बीजेपी का भ्रम टूटेगा। बांकीपुर की जनता की पूरी उम्मीद है। और उन्होंने वहीं पीके के चुनाव लड़ने पर, प्रशांत किशोर के चुनाव लड़ने पर कहा कि लोकतंत्र है, सब चुनाव लड़ सकते हैं। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि महागठबंधन के सवाल पर उन्होंने कहा कि महागठबंधन में कोई विवाद नहीं है। बांकीपुर की जनता धोने का काम करेगी और यहीं से पूरे सरकार को आईना दिखाया जाएगा और एक नया इतिहास लिखेगा बांकीपुर विधानसभा। इस बार प्रशांत किशोर की एंट्री हुई है तो कैसे देख रहे हैं, कितना असर पड़ा? अरे भाई, लोकतंत्र है, जितनी पार्टियां हैं सभी चुनाव लड़ेंगी, सभी स्वतंत्र है लड़ने को। बीजेपी के जितने भी नेता है वो ये दावा कर रहे हैं कि बीजेपी की सीट ही बीजेपी ही जीतेगी, आरजेडी कहीं हवा में भी नहीं दिखेगी। बिल्कुल, ये भरम उनका इस बार टूटने वाला है। प्रशांत किशोर राष्ट्रीय अध्यक्ष मैदान में आप आगे राष्ट्रीय जनता दल के भी मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, जितने नेतागण हैं, पदाधिकारी गण हैं, नेता प्रतिपक्ष हैं, सभी उतरेंगे। नितिन नवीन जी के द्वारा वैसे तो ठगा गया। देखिए, अभी तो उन्होंने जातिगत राजनीति कर दी ना, अपना उत्तराधिकारी उतार दिया। कहते हैं कि जिसकी आबादी उसकी उतनी भागीदारी। तो मैं कहती हूँ कि बांकीपुर तो बैसियों की आबादी है, आपने कहाँ भागीदारी दी उनको? ये बैसियों की क्षेत्र है, बैसियों का विधानसभा है, यहाँ बैसी को प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए था, लेकिन आपने तो जातिगत राजनीति कर दी, अपना उत्तराधिकारी उतार दिया। जहानाबाद चैती पीपर गोलीकांड को लेकर बुधवार को भाकपा माले ने प्रेस वार्ता कर प्रशासन की कार्रवाई पर गंभीर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि अरवल के पूर्व विधायक महानंद सिंह ने क्या कुछ कहा है। उन्होंने कहा है कि यह कोई दो पक्षों के बीच का सामान्य विवाद नहीं था, बल्कि दबंगों और कथित बालू माफिया गिरोह द्वारा गरीब ग्रामीणों पर सुनियोजित हमला किया गया था। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रशासन इस मामले में निष्पक्ष तरीके से कार्रवाई नहीं कर रहा है और पीड़ितों को ही दोषी ठहराने का प्रयास किया जा रहा है। प्रेस वार्ता में महानंद सिंह ने बताया कि भाकपा माले की उच्च स्तरीय जांच टीम ने चैती पीपर गांव का दौरा कर ग्रामीणों, विशेषकर महिलाओं और पीड़ित परिवारों से बातचीत की। ग्रामीणों ने बताया कि 4 जुलाई को बालू माफिया गिरोह ने बस्ती पर हमला किया और अंधाधुंध फायरिंग की। उनका कहना था कि ग्रामीणों ने संगठित होकर प्रतिरोध किया, जिससे बड़ी घटना टल गई।
मानंद सिंह ने आरोप लगाया है कि फल्गु नदी के किनारे रहने वाले गरीब लोग अपने घरों के छोटे छोटे निर्माण कार्य के लिए थोड़ी मात्रा में बालू लाना चाहते थे। इसी बात को लेकर कथित बालू माफिया उनसे पैसे की मांग करता था। विरोध करने पर उन्हें गोली मारने की धमकी दी जाती थी। 4 जुलाई को भी इसी विवाद के बाद हमलावरों ने हथियारों के साथ बस्ती पर हमला कर दिया, जिसमें कई लोग गोली लगने से घायल हो गए। उन्होंने कहा कि ग्रामीणों ने साहस का परिचय देते हुए मुख्य आरोपी विष्णु शर्मा को पकड़कर पुलिस के हवाले किया। यदि ग्रामीण दोषी होते तो वे स्वयं आरोपी को पुलिस को सुपुर्द नहीं करते। उन्होंने आरोप लगाया कि स्थानीय पुलिस निष्पक्ष जांच करने के बजाय मामले को 2 पक्षों का विवाद बताकर कमजोर करने का प्रयास कर रही है। तो विवाद बढ़ ही जाएगा। ऐसे में चलिए आगे बढ़ते। जहानाबाद के सदर प्रखंड के अमैन पंचायत में ग्लासेस फॉर लाइवलीहुड प्रोजेक्ट्स के तहत डीबीएस और पीसीआई के सहयोग से प्रयत्न नारी शक्ति महिला विकास स्वावलंबी सहकारी समिति लिमिटेड द्वारा निःशुल्क नेत्र जांच और चश्मा वितरण शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में 350 से अधिक महिलाओं ने भाग लिया और आंखों की जांच के बाद पात्र महिलाओं को निःशुल्क चश्मे वितरित किए गए। कार्यक्रम का शुभारंभ पीसीआई के प्रोग्राम मैनेजर एजाज अहमद, सहकारी समिति के अध्यक्ष नीतू कुमारी, डीबीएस के देवांजन शर्मा, जिला परिषद अध्यक्ष अभिषेक रंजन और सोनू राधे, पंचायत के मुखिया और मुख्य अतिथि अरेना कुमारी ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया। कार्यक्रम के दौरान समिति के एफडीआई संतोष कुमार ने बताया कि 35 वर्ष से अधिक आयु की महिलाओं की आंखों की जांच विशेषज्ञों द्वारा की गई। जिन महिलाओं को दृष्टि संबंधी समस्या पाई गई उन्हें मौके पर ही निःशुल्क चश्मा उपलब्ध कराया गया। इस पहल से महिलाओं में काफी उत्साह और खुशी देखने को मिली है। शिविर में पीसीआई की ओर से एरिना मैडम, विकास कुमार, एजाज अहमद और प्रोजेक्ट एसोसिएट संदीप कुमार ने महिलाओं को नेत्र स्वास्थ्य के प्रति जागरूक भी किया और नियमित जांच कराने की सलाह दी। इस अवसर पर सहकारी समिति के सीईओ भोला प्रसाद, एफएक्स दीपक कुमार और इस दौरान कई लोगों की उपस्थिति थी। जैसे ही किसी भी व्यक्ति की उम्र 35 वर्ष से अधिक होती है, कोई बूढ़ा होता है लेकिन लाठी लेकर चलते, सहारा चाहिए ना, तो उसी तरीके से आपको भी कोई सहारा चाहिए। जैसे उम्र 35 साल से अधिक होता है, नजदीक वाला जो देखने का लेंस होता है ना, वो थोड़ा कमजोर हो जाता है। तो अब वो कमजोरी कोई बीमारी नहीं है। तो यहाँ जो फेडरेशन के माध्यम से ये प्रयास किया जा रहा है, ये कोई बीमारी का इलाज नहीं है, ये एक ऐसी परिस्थिति है जो उम्र के साथ आती है और उसका ये समाधान देता है। दूसरा एक बहुत स्पष्ट बात है कि हर दीदी किसी न किसी काम में लगी हैं। कुछ दीदी सिलाई का बात कर रही हैं, कुछ दीदी जानवर की देखभाल करती हैं, कुछ खेती बाड़ी में लगी हैं, सब्जी कर रही हैं। तो कहीं न कहीं नजदीक देखने की जरूरत सभी को होती है। और कई सारे ऐसे बात हम लोगों को मालूम है, ऐसे अध्ययन भी हुए हैं कि जब लोग चश्मा नहीं लगाते हैं ना और उम्र बढ़ने लगती है, तो उनको काम करने का मन नहीं करता है। जो पहले वो 8 घंटा 7 घंटा काम कर लेते हैं, जब सर भारी होता है ना, तो वो काम करने का उनका समय कम हो जाता है। वो 5 घंटा 6 घंटा ही करते हैं, तो फिर सर दुखने लगता है। दूसरा, काम करते भी हैं तो उतने अच्छे से नहीं कर पाते, है ना। तो ये आपको उसी तरह से मदद करता है कि आपका देखना पहले जैसा कर दिया तो आपकी सारी समस्या दूर हो गई। तो ये चीज जो है ना, सारी बात एजाज भाई ने भी बताया कि वो आप कैसे कर चलेंगे आगे, आपको देखने में कैसे इससे सुविधा होगी। एक और बहुत महत्वपूर्ण बात जो दीदी कर रही थी कि इसके बाद चश्मे की आपूर्ति कैसे होगी। तो 2 बहुत क्लियर तरीका है जो एक तो फेडरेशन इस जिम्मेदारी को ले सकता है। मेरा नाम इरीना है और मैं पीसीआई एक संस्था है उससे जुड़ी हुई हूँ। आज का कार्यक्रम एक आई चेकअप कैंप करने का था
पीसीआई में जो यहाँ का फेडरेशन है हमारा, तो उनके साथ बहुत लंबा जुड़ाव है और वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए। हमने उनके साथ पार्टनरशिप किया है और हमारा उद्देश्य ये है कि यहाँ पे जितनी महिलाएं गतिविधियों से जुड़ी हुई हैं, आर्थिक गतिविधियों से या घर का भी अगर कामकाज करती हैं, तो उनकी आंख की जो समस्या है उसका हम समाधान चश्मा के माध्यम से करना चाहते हैं। ऐसा देखा गया है कि समस्या होने के बावजूद महिलाएं अक्सर अपने आंख को उतना ध्यान नहीं देती हैं और उसका प्रभाव उनकी उत्पादकता पर पड़ता है। तो पीसीआई के माध्यम से हम यहाँ महिलाओं का आंख का जांच करवा रहे हैं और उनको हम पास के काम करने में जो दिक्कतें आती हैं उसके लिए हम उनको चश्मा का वितरण कर रहे हैं फेडरेशन के माध्यम से। इसमें फेडरेशन का बहुत सहयोग है और क्योंकि ये लोग बहुत अच्छे से समुदाय के साथ जुड़े हुए हैं, आगे भी हमारा यही आश्वासन है कि हम फेडरेशन के साथ जुड़कर और भी विभिन्न गतिविधियों में काम करेंगे ताकि जो हमारी दीदियां हैं वो आगे बढ़ सके, सशक्त हो सके, स्वस्थ हो सके और बहुत अच्छे तरीके से अपना योगदान दे सके अपने परिवार के लिए और अपने समुदाय के लिए। और मेरी यही कामना है कि फेडरेशन आगे बढ़े और हम भी फेडरेशन के साथ जुड़ करके काम करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जहानाबाद की बात एक बार फिर कर ले तो शहर के फिदा हुसैन रोड स्थित शेख आलमचक मोहल्ले में गुरुवार को उस समय अफरा तफरी का माहौल बन गया जब बुर्का पहने एक संदिग्ध युवक को स्थानीय लोगों ने पकड़ लिया। उसके हाव भाव पर संदेह होने के बाद लोगों ने उनसे पूछताछ शुरू की। इस दौरान कुछ लोगों द्वारा युवक के साथ मारपीट भी किया गया है। प्रारंभिक पूछताछ में युवक ने अपना नाम किशोर राठौर बताया, खुद को पश्चिम बंगाल का निवासी बता रहा है। तस्वीरें देखिए आप। स्थानीय लोगों का कहना है कि वह बुर्का पहनकर किसी युवती से मिलने के लिए इलाके में आया था। हालांकि इस दावे की पुलिस ने अभी तक आधिकारिक पुष्टि नहीं की है, लेकिन वो युवक कहता हुआ नजर आया है। घटना की सूचना मिलते ही डायल 112 की पुलिस टीम मौके पर पहुंची और युवक को भीड़ से सुरक्षित निकालकर नगर थाना ले गई। पुलिस युवक की पहचान पश्चिम बंगाल से जहानाबाद आने के क्या कारण हो सकता है, बुर्का पहनने की वजह क्या हो सकता है, इलाके में उसकी मौजूदगी के जो उद्देश्य है उसकी भी जांच कर रही है। नगर थाना प्रभारी उमेश प्रसाद ने बताया कि मामले के सभी पहलुओं की जांच की जा रही है। उन्होंने कहा कि जांच पूरी होने से पहले किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचना उचित नहीं होगा। पूछताछ और आवश्यक सत्यापन की प्रक्रिया जारी है। पुलिस ने लोगों से अपील की है कि वे किसी भी तरह की अफवाह या अपुष्ट जानकारी पर विश्वास न करें और सोशल मीडिया पर भ्रामक या अप्रमाणित सामग्री साझा करने से बचे। फिलहाल युवक से पूछताछ जारी है और मामले की जांच के बाद ही वास्तविक स्थिति क्या है वो स्पष्ट हो सकेगी। नाम बताओ, बताओ पहले नाम बताओ। क्या नाम हुआ? ये जो पूछते हैं बताओ क्या नाम हुआ? किशोर राठौर। किशोर राठौर आपका नाम हुआ। घर कहाँ हुआ? कलकत्ता। गलत बोल रहा है। आधार कार्ड है? आधार है। आधार है मोबाइल में। ऐसे क्या वजह हुआ कि आपने ये बुर्का पहनकर मोहल्ला से आलमचक में आए? उनसे बात करते थे इससे। किससे? लड़की से बात करते थे इससे। कौन लड़की? यहीं पे रहती है। यहीं पे? यही इसी मोहल्ला में? ना फिदा हुसैन रोड में। फिदा हुसैन रोड बुर्का पहन कर इसका मकसद क्या? कुछ क्या उद्देश्य आपने ये बुर्का पहना है? क्या मकसद? बात करने के लिए ये मोहल्ले में आए? नहीं, फिदा हुसैन रोड। किस लड़के से? वो रहती है वहीं पे फिदा हुसैन रोड में। मोबाइल में नंबर है। उद्देश्य क्या था, मकसद क्या था आपका? खाली बात करना था और कोई उद्देश्य नहीं था। कल ही खरीदा था नकाब। तो बिना निकाब के लिए आप बात कर सकते थे मोबाइल से, और निकाब पहन के आप पूरे मोहल्ले में घूम रहे थे। क्या प्लानिंग था? मोहल्ले में नहीं, बस वहीं खड़ा हुआ था। जहाँ से निकला हूँ चौराहे पे आके खड़ा हो गया हूँ। क्या नाम हुआ आपका? किशोर राठौर। किशोर राठौर। हाँ। कहाँ के रहने वाले हैं? पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल। कौन सा जिला? उत्तर परगना। आपके पिताजी का क्या नाम हुआ? सोन सिंह राठौर। कौन सा जिला में पढ़ते हैं वहाँ पे? कलकत्ता में। कौन सा उसका पूरा एड्रेस? हावड़ा। उसका पूरा एड्रेस क्या है? उसका एड्रेस है कमरेटी, उत्तर परगना पर कमरेटी है। उसके बाद में क्या बोलते हैं तुम्हारा
बाड़ी नंबर 311। ये बच्चा उठा रहा है। आखिर क्या मकसद था? बच्चा चोरी के लिए आए थे या किसी लड़की के साथ आप लेकर भागने के लिए? भागने के लिए नहीं, खाली बात करने के लिए। भागने बात करते थे खाली। तो बात करने के लिए आप बुरके का इस्तेमाल क्यों किए? वो तो कहीं से आप बात कर सकते थे मोबाइल से। बात कल ही खरीदा है, आज ही पहना है। किस मकसद से, क्या उद्देश्य था उसका? ना इतने दिन से थोड़ा सा देख लिया था उन्होंने, तो इसी के लिए। जहानाबाद सदर अस्पताल परिसर स्थित जीएनएम कॉलेज में गुरुवार को नर्सिंग छात्राओं के लिए बेड मेकिंग पर विशेष व्यवहारिक प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। प्रशिक्षण का उद्देश्य छात्राओं को मरीजों की देखभाल के दौरान वैज्ञानिक और मानक तरीके से बेड तैयार करने और स्वच्छता बनाए रखने और संक्रमण नियंत्रण इन्फेक्शन कंट्रोल के प्रभावी उपायों की जानकारी देना था। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में छात्राओं ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। प्रशिक्षण के दौरान प्रशिक्षकों ने छात्राओं को बताया कि अस्पताल में मरीज को साफ, आरामदायक और संक्रमण मुक्त बेड उपलब्ध कराना नर्सिंग सेवा की सबसे महत्वपूर्ण जिम्मेदारियों में से एक है। उन्हें बेड की चादर बदलने, लिनेन को व्यवस्थित रखने और स्वच्छता के सभी मानकों का पालन करने की विधि विस्तार से समझाई गई ताकि संक्रमण एक मरीज से दूसरे मरीज तक न फैले। इस अवसर पर प्रशिक्षकों ने बेड मेकिंग की विभिन्न तकनीकों का प्रदर्शन भी किया। इसके बाद छात्राओं ने स्वयं बेड तैयार कर व्यवहारिक अभ्यास किया। प्रशिक्षण में मरीज की सुविधा, सुरक्षा और अस्पताल की संक्रमण नियंत्रण संबंधी गाइडलाइन का पालन करने पर विशेष जोर दिया गया। वो ये फंडामेंटल लैब है। इसमें बच्चे पहले हॉस्पिटल भेजने से पहले हम लोग बच्चों को डमी पे प्रैक्टिस करवाते हैं। बहुत से प्रैक्टिकल लैब है, जैसे एनाटॉमी हो गया, गायनी लैब है, पीडियाट्रिक लैब है, जिसमें छोटे छोटे बच्चों के रिगार्डिंग ट्रेनिंग दिया जाता है ताकि वो हॉस्पिटल में जाए, फिर पीडियाट्रिक वार्ड में जाए, बच्चे अच्छे से ट्रीट कर सके। ये फंडामेंटल लैब है। इसमें मतलब हम लोग बेड मेकिंग प्रोसीजर सिखाते हैं, CPR सिखाते हैं। सारा प्रोसीजर हम लोग डमी पे करवाते हैं ताकि बच्चों के लिए अननोन ना रहे, फिर वहाँ जा करके वो अच्छे से स्मूथली काम कर सके। इससे मरीजों के बीच में जाके, पेशेंट के बीच में जाके बच्चों को काम करने में, ट्रीटमेंट करने में आसानी होती है। हाँ, बहुत आसानी होती है। आज किस चीज की क्लासेस चल रही है? आज इनका बेड मेकिंग है, इसके बाद CPR का। CPR क्या होता है? CPR लाइफ सेविंग है। जनरली आज उन्होंने प्रोसीजर किया बेड मेकिंग पे, जो कि पेशेंट को कंफर्टेबल बेड प्रोवाइड करने के लिए, ताकि उन्हें कोई भी इन्फेक्शन ना हो, पेशेंट जो भी है वो कंफर्टेबली फील कर सके और उनके ब्लड सर्कुलेशन को कंटिन्यूटी रखने के लिए। क्या नाम है आपका? आयुषी कुमारी। गया रेलखंड पर चोरों ने रेलवे को बड़ा झटका दिया है। जिले के ऊटा मदारपुर के समीप अज्ञात चोरों ने रेलवे की ओवरहेड हाई टेंशन बिजली लाइन का करीब 35 मीटर लंबा तार काट दिया। इस घटना के कारण डाउन लाइन पर रेल परिचालन करीब 3 घंटे तक प्रभावित रहा। सुबह लगभग 4 बजे से 7 बजे तक कई महत्वपूर्ण ट्रेनों की आवाजाही बाधित रही, जिससे यात्रियों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। रेलवे अधिकारियों के अनुसार सबसे पहले दानापुर रेल मंडल को ओवरहेड तार कटने की सूचना मिली, जिसके बाद जहानाबाद के रेलवे अधिकारियों, RPF और तकनीकी टीम को तत्काल घटनास्थल पर भेजा गया। रेलवे की सुरक्षा व्यवस्था पर भी सवाल ये घटना से उठ रहे हैं। जिस स्थान पर चोरी हुई वहां से RPF पोस्ट और GRP थाना की दूरी काफी कम है। इसके बावजूद चोर बेखौफ होकर हाईटेंशन ओवरहेड तार काटने में कैसे सफल रहे और किसी को इसकी भनक तक नहीं लगी। सूचना मिलने के बाद RPF प्रभारी प्रदीप कुमार यादव के नेतृत्व में सुरक्षा टीम मौके पर पहुंची। पुलिस के पहुंचने की आहट मिलते ही चोर फरार हो गए। तलाशी अभियान के दौरान रेलवे का कटा हुआ तार पास के एक गड्ढे से बरामद किया गया। घटना की सूचना मिलते ही पूर्व मध्य रेलवे ECR की तकनीकी टीम विशेष वाहन से घटनास्थल पहुंची। तकनीशियनों ने क्षतिग्रस्त ओवरहेड तार की मरम्मत कर सिग्नल और विद्युत व्यवस्था को पुनः बहाल किया और उसके बाद ट्रेन की आवाजाही शुरू हुई। सुबह मॉर्निंग वॉक के दौरान ये जानकारी मिली कि ऊटा मदारपुर रेलवे गुमटी के समीप, जो जहानाबाद स्टेशन से बहुत ही काफी नजदीक है, वहां पे ओवरहेड वायर को चोरों ने काट लिया है, जिसके कारण ट्रेनों का परिचालन काफी देर तक बाधित रहा। खास करके डाउन लाइन की सभी ट्रेनों को फिर मैनेज करके एक नंबर से अप लाइन से भेजा गया। तो फिर बात के दौरान जानकारी मिली कि यह 25,000 वोल्ट का जो तार होता है, इसमें काफी करंट होता है और चोरों ने लगभग 35 मीटर तार को काट लिया है, जो अपने आप में एक अचंभव है। और दूसरी बात, यहाँ पर के सिक्योरिटी को लेकर भी सवाल उठता है कि बगल में RPF और GRP थाना है, तो उसके नाक के नीचे यदि चोरों ने 35 मीटर तार काट लिया तो सुरक्षा के लिए भी थ्रेट है।
और पैसेंजर को जो परेशानी हुई तो हुई ही। गिरिडीह की बात करेंगे गांव की, जहां मुख्यमंत्री पशुधन योजना के तहत गुरुवार को गांव प्रखंड में बकरी और बकरे का वितरण के दौरान कथित अनियमितता सामने आने पर 20 सूत्रीय अध्यक्ष अजय सिंह वितरण स्थल पर पहुंचे और व्यवस्था का निरीक्षण भी किया। उनके साथ झारखंड मुक्ति मोर्चा युवा मोर्चा के प्रखंड अध्यक्ष शुभन भानु भी मौजूद थे। निरीक्षण के दौरान अजय सिंह ने पाया कि लाभुकों को योजना के प्रावधान के अनुसार 10 पशुओं के स्थान पर केवल 8 पशु दिए जा रहे हैं। इसके अलावा वितरित किए जा रहे बकरी और बकरों की गुणवत्ता पर भी उन्होंने सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि अधिकांश पशु छोटे और कमजोर हैं, इससे योजना का उद्देश्य प्रभावित हो सकता है। मौके पर ही उन्होंने वेंडर को फटकार लगाते हुए व्यवस्था को तत्काल सुधार करने का निर्देश भी दिया। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि गुणवत्तापूर्ण पशुओं का वितरण नहीं किया गया और योजना के नियमों का पालन सुनिश्चित नहीं हुआ तो मामले की शिकायत वरीय अधिकारियों से की जाएगी। वितरण केंद्र पर अव्यवस्था के कारण कई पात्र लाभुक बिना पशु प्राप्त किए ही वापस लौट गए। इससे लाभुकों में नाराजगी देखी गई। इस दौरान शिव नारायण राउत, उदय वर्णवाल सहित कई स्थानीय लोग इस दौरान मौजूद रहे। साहिबगंज में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण चल रहा है और SIR अभियान के तहत पूर्व ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम ने अपने इस्लामपुर स्थित आवास पर गणना प्रपत्र भरकर संबंधित BLO को सौंपा है। इस दौरान उन्होंने कहा कि लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत मतदाता होता है और प्रत्येक पात्र नागरिक का नाम मतदाता सूची में सही और अद्यतन रूप से दर्ज होना बेहद जरूरी है। उन्होंने क्षेत्र के सभी पात्र मतदाताओं से अपील की है कि वे 29 जुलाई से पहले अपना गणना प्रपत्र भरकर संबंधित BLO के पास जमा करें ताकि कोई भी पात्र व्यक्ति मतदाता सूची से वंचित न रह जाए। उन्होंने युवाओं, महिलाओं और सभी परिवारों से अपने अपने पात्र सदस्यों का फॉर्म समय पर भरवाने और आसपास के लोगों को भी इस अभियान के प्रति जागरूक करने का आग्रह किया। आलमगीर आलम ने कहा कि निर्वाचन आयोग के इस अभियान में सभी की भागीदारी लोकतंत्र को और अधिक मजबूत बनाएगी। जो महत्वपूर्ण कार्यक्रम है भारत सरकार के द्वारा चलाया जा रहा है। हम कल घर लौटे और यहाँ पर मतदाताओं से हमारी बहुत सारी बातचीत हुई। लोगों ने कहा कि BLO के घर जाकर फॉर्म में वितरण किया है और नए फॉर्म में हम लोग का नाम भी दर्ज करा है। हम आम वोटर को आग्रह करना चाहते हैं, अनुरोध करना चाहते हैं कि अपना नाम जुड़वाने के लिए वो खुद BLO से संपर्क करें। राजनीतिक दल के द्वारा BLO का भी भारी किया गया है। एडिशनल में स्कूल से टीचर को भी लिया गया है। बहुत सारे ऑप्शन सरकार की ओर से दिया गया है। सारे चीज को ध्यान में रखते हुए वो अपना पहचान पत्र जो है वो लेकर 2003 में जिसका नाम था वो भी दिखा सकता है, उसके बाद भी जिसका नाम आया वो भी ले जा सकता है। और फॉर्म में 4 ऑप्शन दिया गया है। उसके लिए कौन सही कौन गलत निश्चित रूप से BLO ही बेहतर बताएंगे। इसलिए हम चाहेंगे, आग्रह करेंगे कि BLO से संपर्क करें। और यहाँ पर संतोषजनक काम चल रहा है और इसका अंतिम तिथि 29 जुलाई है। इसलिए सभी मतदाता से अपील है कि अपना सब काम छोड़कर पहले अपना नाम जुड़वाने के काम करें ताकि उसके मत का अधिकार बराबर बरकरार रहे। और मुझे आशा है कि इस क्षेत्र के लोग बढ़ चढ़कर इसको भाग लेंगे और अपना नाम जुड़ाने की कोशिश करेंगे और निश्चित तौर पर आने वाले दिन में जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट दिया गया मत का अधिकार, वो मत का अधिकार भी कर सकेंगे। धन्यवाद। साहिबगंज नगर परिषद कर्मचारियों की अनिश्चितकालीन हड़ताल है और इस अनिश्चितकालीन हड़ताल को अब नगर परिषद अध्यक्ष रामनाथ पासवान का भी समर्थन मिल गया है। अध्यक्ष रामनाथ पासवान हड़ताली कर्मचारियों के बीच पहुंचे और उनकी मांगों को जायज बताते हुए कहा कि कर्मचारियों को उनका अधिकार हर हाल में मिलना चाहिए। उन्होंने आश्वासन दिया है कि कर्मचारियों की समस्याओं के समाधान के लिए हर संभव प्रयास किया जाएगा। हड़ताली कर्मचारियों की प्रमुख मांगों में समय पर वेतन भुगतान, लंबित बकाया राशि का भुगतान, पेंशन सुविधा और दैनिक कर्मियों के वेतन में वृद्धि शामिल है। अध्यक्ष के समर्थन के बाद कर्मचारियों का मनोबल बढ़ा है और अब सभी की निगाहें नगर परिषद प्रशासन पर टिकी हैं कि इन मांगों पर कब और क्या निर्णय लिया जाता है। कर्मचारियों का कहना है कि मांगे पूरी होने तक उनका आंदोलन जारी रहेगा। देखिए, जब से 4 महीना से हम यहाँ आए हैं तब से मनमाना ढंग से अपने रवैये से चल रहे हैं कार्यपालक पदाधिकारी। बोर्ड में भी निर्णय लिए कि 28 कर्मचारी को बढ़ाया जाए और रखा जाए। तो एक
एनुलम का है क्या नाम है जी उसका, सरवरी खातून। तो वो फ़ोन किया हमको कि सर अगर हमको 8-9 महीना से पैसा नहीं मिला है, अगर नए पैसा दीजिएगा तो छत पर से कूद के जान दे देंगे। ये तो सारी मनमानी है कार्यपालक अधिकारी का। हम पहले से भी बोल रहे हैं कि किसी का नहीं सुनता है, ये जातिवाद लेके चलता है। हमारे साथ भी दुर्व्यवहार किया है, हम तो पहले भी बोल चुके हैं। इसका कारनामा आप लोग खुद देख रहे हैं कि 4 महीना में शहर का क्या विकास हुआ है। 2-3 बोर्ड का बैठक हो गया, ये कुछ नहीं कर रहा है। जब अध्यक्ष साथ ऐसा कर सकता है तो छोटे छोटे कर्मचारी के साथ क्या कर सकता है। तो देखिए इसीलिए आज ये लोग धरना प्रदर्शन दिए हैं कि समय पर इन लोग को वेतन नहीं दिया जाता है, दुर्गा पूजा छठ पर्व में छुट्टी नहीं दिया जाता है। ये तो मन बढ़ू वाला काम कर रहा है। ये काम वही करता है जहां इसको मलाई मिले, और इसके पुरजोर समर्थन में हम लोग रहेंगे जब तक मांग कर्मचारी संघ का पूरा नहीं होगा। अधिकारी से भी आपकी बात हुई तो क्या बातें निकल सामने आई? इस विषय में भी हम कोई टिप्पणी करना नहीं चाहते हैं। साहिबगंज जिले के मॉडल कॉलेज राजमहल में राष्ट्रीय सेवा योजना एनएसएस की यूनिट 1 और यूनिट 2 के संयुक्त तत्वाधान में 7 दिवसीय विशेष शिविर का शुभारंभ प्राचार्य डॉक्टर रंजीत कुमार सिंह की अध्यक्षता में हुआ। कार्यक्रम का उद्घाटन दीप प्रज्वलित कर अमर शहीद सिदो कानू मुर्मू के चित्र पर माल्यार्पण भी किया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि अंचलाधिकारी मोहम्मद यूसुफ, नगर पंचायत प्रशासक दानिश हुसैन सहित अन्य अतिथियों ने स्वयंसेवकों को समाज सेवा और जन जागरूकता के लिए प्रेरित भी किया। अपने संबोधन में वक्ताओं ने कहा कि युवा पीढ़ी को पहले स्वयं जागरूक बनना होगा, तभी वे समाज में सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं। प्राचार्य डॉक्टर रंजीत कुमार सिंह ने कहा कि राष्ट्रीय सेवा योजना विद्यार्थियों में नेतृत्व क्षमता, अनुशासन, चरित्र निर्माण और समाज सेवा की भावना विकसित कर उन्हें जिम्मेदार नागरिक बनाने के लिए प्रेरित करती है। कार्यक्रम में महाविद्यालय के शिक्षक, कर्मचारी और बड़ी संख्या में एएनएस स्वयंसेवकों की गरिमामयी उपस्थिति रही। आज मॉडल कॉलेज राजमहल में एनएसएस का एक प्रोग्राम रखा गया, जिसमें प्रिंसिपल डॉक्टर रंजीत कुमार सिंह एवं राजमहल के सीओ, कार्यपालक पदाधिकारी एवं कुछ राजनेता लोग सम्मिलित हुए। और इसमें छात्रों को यह बताया गया कि गांव में जाकर जो गांव को गोद लिया गया, उस गांव में जाकर उसकी आर्थिक स्थिति को अच्छा करना, उसका सर्वांगीण विकास करना, नए नए योजनाओं को कैसे लागू होना है, उससे जनता को क्या बेनिफिट मिल सकता है, स्वच्छता कैसे आ सकती है, गांव में सफाई के कार्यक्रम के अंतर्गत पढ़ने वाले जो सब योजना है उसकी जानकारी देना, नई नई सरकार की योजना जिससे कि गांव की उन्नति हो सके, वैसे सारी योजनाओं के बारे में बताना, सामाजिक कार्य करना, गृह निर्माण इत्यादि के कार्य में जहाँ कोई अड़चन हो वो सारी समस्याओं का समाधान करना, ये छात्रों के द्वारा करना है। जिसमें मूल मंत्र मुख्य रूप से छात्रों के बीच यही कहा गया कि ये आप लोग केवल दूसरे के लिए काम करें, यह नहीं सोचे कि हम अपने लिए कोई कर रहे हैं या इसमें कोई मेरा पर्सनल हित है। ये केवल वैसे लोगों के लिए करना है जो जिससे कि दूसरे लोगों का भला हो सके। अपना समय दे करके ये 8 दिन का जो कैंप है, इसमें उस छात्र को, यहाँ के छात्र को जाकर के उसका काम करना। मैं पूर्व प्रोफेसर डॉक्टर सुब्रत कुमार सिंह राजमहल कॉलेज में कार्यरत था, अभी अवकाश प्राप्त। मेरे साथ इस बुलेटिन में था ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए लाइव इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल।